देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सियासी हालात, महंगाई के मुसलसल वार और कोरोना फिर तैयार, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। कहो इमरान खान, तुम्हें एनआरओ नहीं मिलेगा, अब तुम रिजेक्टेड हो। हुकूमत गिरने वाला है। जनवरी में आपका लॉन्ग मार्च शुरू होगा और फरवरी तक ये तो घर चले जाएगा। आज हम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर रियाज सादिकों को देख रहे हैं। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। आप देखेंगे कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। पाकिस्तान की सियासत भारतीय एजेंट और गद्दार जैसे इल्जामात से आगे बढ़ती हुई अब टांगे कांपने और माथे पर पसीना आने तक पहुंच गई है। कुछ दिन पहले रियाज सादिक ने शाह महमूद कुरैशी की टांगे कांपने और माथे पर पसीना आने का इल्जाम लगाया तो वजीर आजम भी गुस्सा चेहरे पर सजाए मैदान में आ गए। वजीर आजम ने ऐलान किया कि अब कौम देखेगी कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है। वजीर आजम की ये ललकार सुनकर मैं तो खुशफहमी में मुब्तला हो गई कि शायद अब महंगाई की टांगे कांप उठेंगी और माफियाज के माथे पर पसीना आएगा। मैं खुशफहमी में मुब्तला हो गई कि अब करप्शन की टांगे कांप उठेंगी और रिश्वत लेने वालों के माथे पे पसीना आएगा। मैं खुशफहमी में मुब्तला हो गई कि महंगी दवाएं बेचने वालों की टांगे कांप उठेंगी और मुल्क से गंदम और आटा गायब करने वालों और चीनी जखीरा करके कीमतें बढ़ाने वालों के माथे पे पसीना आएगा। मैं खुशफहमी में मुब्तला हो गई कि सिर्फ चीनी की मद में हेरा फेरी करके अवाम की जेबों से 70 अरब रुपए लूटने वालों की टांगे कांप उठेंगी। मैं खुशफहमी में मुब्तला हो गई कि वजीर आजम की ललकार के बाद गरीब आवाम की लड़खड़ाती टांगों को कुछ सहारा मिलेगा। मैं खुशफहमी में मुब्तला हो गई कि बेरोजगारी की वजह से लोगों के माथे पर आने वाला पसीना थोड़ा खुश्क हो जाएगा। लेकिन अभी तक महंगाई उसी तरह हुकूमत के सामने डट कर खड़ी हुई है और माफियाज की पेशानी पर किसी किस्म का कोई पसीना नहीं आया। इस हफ्ते भी महंगाई 1.5% बढ़ी है। चीनी महंगी थी, चीनी महंगी रही। आटा गायब था, आटा गायब रहा। टमाटर महंगे थे, महंगे ही रहे। फल और सब्जियां महंगी थी, महंगी ही रही। दवाएं महंगी थी, महंगी ही रही। बेरोजगारी जैसी थी वैसी ही रही और मेरी खुशफहमी भी बिल्कुल जैसी थी वैसी ही रही। प्रोग्राम में आज बात करेंगे इस पर और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नबील गबोल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। PMLN से अज़मा बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कंवल शोजब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ में। अच्छा अज़मा, आपसे बात शुरू करते हैं और सियासत पे तो रोज़ ही बात हो रही होती है ना, आज भी करेंगे, लेकिन क्या ख्याल है कि उस बोझ से ना बात शुरू की जाए जो इस वक्त आवाम की ज़िंदगियों पे, आवाम के ऊपर है और वो है महंगाई। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई और हुकूमत इसको कंट्रोल करने में नाकाम है, लेकिन अपोजिशन से भी आवाम मायूस है। आप लोग अपनी ये लड़ाई झगड़े सारे छोड़ के सिर्फ महंगाई के हवाले से बाहर क्यों नहीं निकलते? बहुत शुक्रिया पारस। मेरी गुजारिश ये है कि अगर आपने हमारे 26 नकात देखे हों जो चार्टर के हमने किए थे, उसमें मेजॉरिटी जो है वो इन्हीं हालात के ऊपर है और हमारी 80% तकरीरें जो हैं जी वो आवाम की इन्हीं मसाइल के हवाले से होती हैं। अब उसमें यकीनन हम ये भी समझते हैं उसके साथ साथ कि पाकिस्तान में अगर पिछले दौरे हुकूमत में अगर 3% महंगाई जो है वो थी, अगर आम आदमी खुशहाल हो रहा था, अगर पाकिस्तान की तरक्की का सफर जो है वो 5.8 GB पे जा चुका था, ठीक, अगर पाकिस्तान जो है वो उसमें रोजगार मिल रहा था, उसमें पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे थे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, तो उसको डिरेल करने के बाद ये जो एक सिलेक्टेड हुकूमत जो है वो हम पे मुसल्लत की गई, उसके बाद ट्रैक पे चलता हुआ पाकिस्तान डी ट्रैक हुआ और इन तमाम मसाइल की वजह इनकी नाअहली और नाकामी है। अच्छा। और उसको लाने की एक तारीख है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि हम अवाम के ऊपर बात नहीं कर रहे या अवाम के मसाइल। अज़मा, ये मैंने इसलिए कहा, आपने कहा कि एजेंडे पे है, आपके एजेंडे पे महंगाई 4थे नंबर पे है जो PDM का आपके वो जो 26 नुकात हैं उसके अंदर, और अवाम ये अच्छे तरीके से जानती है। कभी कभी महंगाई पे जरूर आप बात करते हैं लेकिन निकले किस लिए हैं? वो अवामी इशूज नहीं हैं, वो वोट को इज्जत दिलाना है, मुझे क्यों निकाला है और खलाई मखलूक के खिलाफ नारे हैं। तो बॉटम लाइन यही आपके एहतजाज की सामने आ रही है। तमाम जो अवाम के मसाइल हैं उनकी जड़ यही है। अच्छा। कि इन नालायकों को किस तरह से बक्से बदल कर RTS बंद करके हम पे मुसल्लत कर दिया गया।
रीजन यही है, और इसीलिए रीजन पे बात हो रही है कि ये रास्ता बंद होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो सियासी हुकूमतें, जो सिविल हुकूमतें अपना काम कर रही होती है, उनको अपनी पसंद नापसंद पर या पता नहीं किस वजह से उनको जो है वो घर भेज दिया जाता है और अपनी मर्जी के कठपुतलियां जो है वो लाकर बिठा दी। जड़ की बात की, इसलिए ये रिलेटेड है, इसको अलग-अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं बात ये कर रही हूँ, जड़ की आपने बात की और आपने इनको कहा कि ये जिम्मेदार हैं, लेकिन वजीर आजम ये कहते हैं कि ये जो आज महंगाई है इसकी असल जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर आयद होती है। 30 साल तक आपने इन माफियाज को पाला है। वो कह रहे हैं कि अब ये काबू से बाहर हो चुके हैं, कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तो फिर ये जिम्मेदारी आप कबूल कर लें। फिर तो जिम्मेदारी वजीर आजम को कबूल करनी चाहिए ना, कि आके वो बैठ तो गया और माफियाज पे हाथ डालने की अगर हिम्मत और हैसियत नहीं है तो फिर ये कुर्सी है, जनाजा तो नहीं है ना, मतलब उतर क्यों नहीं जाते अगर कर नहीं सकते तो। मेरी गुजारिश ये है कि कितनी देर तक हमारे पीछे छुपेंगे, कभी कभी इदारों के पीछे, कभी हमारे पीछे, कभी कोरोना के पीछे। अपनी जो, मुझे ये बताओ, सब्जियां हर साल होती हैं इस मुल्क के अंदर, बिल्कुल होती हैं, हर साल की जो है वो प्राइसेस हर दफा बनती हैं। आटे और चीनी की हर साल की प्राइस निकलती है, उनकी इमदादी कीमतें भी निकलती हैं, और जो काश्तकार जो इस मुल्क के अंदर ये तमाम चीजें उगा के देता है, पंजाब में पारस उसमें से एक जो हुआ 3 दिन पहले, और जिस तरह शेलिंग की गई, जिस तरह उनको मारा गया, और अभी भी किसान इत्तेहाद की मैं देख रही थी स्टेटमेंट उनका, उन्होंने कहा अभी भी हमारे 12 लोग लापता हैं। आप ठीक कह रही हैं, और कल वो हाई कोर्ट में जा रहे हैं उन 12 लोगों को बाजियाब कराने के लिए। तो ये हमारे पीछे नहीं छुप सकते। मेरी गुजारिश सुन लेना, अगर हमारे दौरे हुकूमत में कर्जे लिए आपने, हमने लिए थे कर्जे, अगर लिए ना, हमने पावर प्लांट्स लगाए, 1 मिनट मैं बताती हूँ, हमने पावर प्लांट्स लगाए, हमने मोटरवेज बनाई, हमने यूनिवर्सिटियां बनाई, हमने अस्पताल ठीक किए, हमने ये किया। सब्सिडीज मुझे ये बताइए, ये हमारे 5 साल में जो हमने, 1 मिनट है, जो 5 साल में हमने जितने कर्जे लिए, ये 2 साल में उससे ज्यादा ले चुके हैं। इस वक्त 1400 अरब रुपए से ज्यादा के जो है वो कर्जे ले चुके हैं। ब्लेम गेम से उस्मा हम कब बाहर निकलेंगे, मुझे ये बता दें। देखिए, वजीर आजम कहते हैं आप लोग जिम्मेदार हैं, लंदन से बैठ के मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि महंगाई के जिम्मेदार इदारों के सरबराहान हैं। फिर हम ये समझ लें कि आपके दौर में भी जो महंगाई थी उसके जिम्मेदार भी इदारों के ही सरबराहान हैं। ये तो सिर्फ ब्लेम गेम चल रहा है। आपसे सवाल करूंगी, आप इन पे डालेंगे, अभी इनसे करूंगी, ये सारा आप पे डाल देंगी। नहीं, जो हमने किया है मैं उसका बोझ लेने के लिए तैयार हूँ। हमने भी बहुत सारी गलतियां की होंगी, हमसे भी हुई हैं गलतियां, हम उसका बोझ लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज मेरी जो गुजारिश, में कंपैरिजन ड्रॉ कर रही थी, मुझे सिर्फ अगर आप 2 जुमले कहने दें, मैं कंपैरिजन ड्रॉ कर रही हूं कि इमरान खान साहब कहते थे महंगाई हो तो डाकू होता है, चोर होता है वजीर आजम। आप महंगाई जब चोर और डाकू थे ना तब 3% थी, आज महंगाई जो है वो 12% के ऊपर है, और जो इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन, वो उससे भी कहीं ज्यादा है। अब दूसरी बात, अब अगर आटा चोरों डाकुओं की हुकूमत में पारस अगर 35 से 40 रुपए का मिल रहा था, और आज अगर आटा जो है वो 75 रुपए पहले हाई था, फिर कीमतें आहिस्ता आहिस्ता आ जाती हैं। बिल्कुल, मैं सवाल करती हूं, के बारे में भी पूछना होगा, गवर्नमेंट से हमारी सब्जियां, ठीक है, सब्जियों का पारस, कर्जों से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आखिरी लाइन कह दूं, कर्जों से कोई लेना देना नहीं है ना सब्जियों का। मुझे ये बताइए, हमारे मुल्क में टमाटर, अदरक 600 रुपए बस इन्हीं पर सब पे आते हैं, मुल्क के अंदर जो यही पूछती हूँ। बिल्कुल ठीक है, कवल हुकूमत की तवज्जो एनआरओ, मुकदमात और ये चोर डाकू सुबह शाम और ऑपोजिशन को जेलों में डालने से कुछ कम होगी, तो प्लीज आप महंगाई पर भी तवज्जो दे दें। यकीन करें, आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो चुका है, वो थक चुके हैं, उनकी जिंदगी अजीरन हो गई है। बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच पारस, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगी, और ये वज़ीर आज़म ने भी इस बात को सीरियसली टेकअप भी किया हुआ है और उस पर काम भी कर रहे हैं। अब जो आप पूरे बैकग्राउंड हुआ, अभी जो आप सारी बात कर रही थी, मैं उस पर आ जाती हूँ। देखिए, ये बड़ी बात कर रही हैं कि जी टमाटरों का एनआरओ से क्या ताल्लुक है और कर्जों से क्या। टमाटर की बात तो ठीक कर रही, टमाटरों का ताल्लुक आपकी एग्रीकल्चर से है, और पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है जिसको आपने अगर 72 सालों में इस काबिल भी नहीं छोड़ा है कि आपकी इंपोर्ट हो रही हो टमाटर, और वो हिंदुस्तान से आप इंपोर्ट कर रहे हो, प्याज आप हिंदुस्तान से इंपोर्ट करते हो, दालें आप 89% बाहर से इंपोर्ट करते हो। तो इनकी जो गवर्नेंस थी, और जो आप ये कह रही थी कि ये अभी आप पे डालेंगे, 30-35 साल एग्रीकल्चर में आपकी एक्सपोर्ट 0 इन्वेस्टमेंट के साथ खड़ी रही। इनके दौर में तो इंडेक्स 0 पे रहा। मेरे पास सारी मौजूद है, मैं प्लानिंग की मिनिस्ट्री में बैठती हूँ, मैं आपको पूरी आप निकलवा लें, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से भी निकलवा लें, चेक करें कि इनके दौरे हुकूमत में क्या टमाटर महंगे होते थे, नहीं होते थे,
क्या केले आप बाहर से मंगवाते थे, नहीं मंगवाते थे? रीजन क्या थी? एक तो आपने पहले 18वीं तरमीम में एग्रीकल्चर को किया डिवॉल्व, उसके बाद आपने उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। आपने इनके दौरे अभी बड़ा इन्हें किसानों का दर्द आ रहा था, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि शुगर की जिस वक्त क्रशिंग का सीजन होता था 80 रुपए 110 रुपए पे आप उनसे उठाते रहे हैं और उसके बाद 280-300 रुपए पे बेचते रहे हैं। ब्लेम गेम से निकल जाएं, आगे बात करें। आप लोगों ने किया क्या? देखिए ब्लेम उस वक्त होता है पारस, ब्लेम उस वक्त होता है जब आपके पास कोई फैक्ट्स मौजूद ना हो, जब एक हिस्टोरिक फैक्ट्स और बैकग्राउंड मौजूद है। जब आप मुझे बताइए एग्रीकल्चर एक दिन में नहीं होता है। आपने अब हमने पूरी एग्रीकल्चर की पॉलिसी बनाई, हम उस पर इन्वेस्टमेंट, जब ये 1 अरब रुपया रखते थे हमने 14 अरब रुपया पिछले साल के टैक्स में रखा। अब जब आप उस बजट में रखा, तो जब आप एक चीज को फोकस करते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप लेटेस्ट उसमें टेक्निक्स लाते हैं, उस सेक्टर को उठाते हैं। यूरिया खाद की कीमतों को आप देख लें, मैं अगर जुलाई से सिर्फ अक्टूबर तक की बात करूं, केवल 4 महीनों के अंदर जो जरूरत की अशिया हैं उनकी चीजों में, उनकी प्राइसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। महंगाई 9% है, मुझे सिर्फ 1.38% इजाफा हुआ है। एक सेकंड दीजिए, आपका ये प्रोग्राम है ना, ये भी अब्रप्टली हम एक आधे मिनट में शुरू नहीं करते। नोटिस लेने का फायदा नहीं हो रहा। मैं मेरी बात तो पूरी सुनिए ना। आपके इस प्रोग्राम की प्लानिंग के लिए भी आपको 1-2 घंटे आपका प्रोड्यूसर एक दिन पहले से शुरू होता है, लेकिन हम काम करते हैं, फिर रिजल्ट सामने आता है। हम काम कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। कब तक? क्यों नहीं आ रहे हैं रिजल्ट? वज़ीर आज़म कितने नोटिस ले चुके हैं? कोई 13-14 नोटिस उनकी महंगाई पे हो चुके हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि जिस वक्त आपने 35 साल नोटिस नहीं लिए और चीजें आप इंपोर्ट्स पे लगाई रखी, आप क्या वजह थी? आपने क्यों नहीं अपने मुल्क, आपका ज़राई मुल्क था, क्यों नहीं यहाँ से एक्सपोर्ट्स होती रही? क्यों आपको सब्जियां बाहर से लेनी पड़ी? क्यों दालें आप बाहर से लाते थे? क्यों नहीं सवाल करते? अच्छा, क्यों सवाल नहीं करते? देखिए 2 सालों में हमने, आपको पता है आपकी 35% इस वक्त एक्सपोर्ट्स बढ़ चुकी, अभी तो बड़ी हैं, लेकिन आपने पिछले 2 सालों में क्या इस मुल्क से एक्सपोर्ट किया है वो बताइए। आप पहले अपने आप को तो इसको काबिल कर लेंगे, आप पहले सेल्फ सफिशिएंट जाएं। अच्छा देखिए, कुछ एक्सपोर्ट नहीं किया। मैं पहले तो एक्सप्लेनेशन के मूड में नहीं हूं, लेकिन आपने पूछा है तो आप मुझे जरा टाइम दे। मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूं कि जब आप एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब आप लाइव स्टॉक में करते हैं, तो उसका रिजल्ट आता है। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग में भी है, शॉर्ट टर्म में भी है। एलपीजी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा, एकदम आप एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे जंप नहीं करेंगे। 48, इन्होंने हर सेक्टर का तबाही मचाई, एलपीजी को लाए महंगे उस पे। आप मुझे बताएं सर्कुलर डेट कितना छोड़ के गए? 26 सर्कुलर डेट क्यों छोड़ के गए? इतना महंगा कितना है? तो अब आप जब एक डेट साइकिल में फंसते हैं तो चीजों को निकलना पड़ता है। हो गया वो। देखिए मेरी बात सुने, 2 सालों में आपने 35 सालों का जो गंद है वो साफ करना है। कितनी चीजें, मेरी बातें गरीब को बिल्कुल समझ आ रही है। मेरा ताल्लुक जिस एरिया से, वहाँ रूरल एरिया में लोग साल की गंदम रखते हैं, वहाँ आटे का क्राइसिस नहीं होता। ये वही सुप्रीम कोर्ट का बताया हुआ सिसिलियन माफिया नहीं होगा, यकीन करें। आपका रिजल्ट सामने आना चाहिए। मुझे बात करने दें, आप मुझे बात करने दें। अवाम जज करती है, अवाम जज करती है, वो जजमेंट वही पास करेंगे। बात सारी ये है कि जो कोर इन्फ्लेशन है आपकी वो 8.9 पे है। फूड इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होके नीचे आएगी इंशाल्लाह। हर हफ्ते महंगाई बढ़ती जा रही है, कम होने के बजाय। आप लोग कहते जरूर है लेकिन कुछ कम नहीं हुआ। कोई एक चीज की कीमत बता दें जो कम मुझे बता दें इनमें से जिसने आज तक क्लाइमेट चेंज पे काम किया हो। ये चीजें, मसला फूड इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन नहीं है जिसकी आप बात कर रही हैं। देखिए फूड इन्फ्लेशन हर साल इसलिए होती रही क्योंकि आपने क्लाइमेट चेंज पे काम नहीं किया। आपकी इस वक्त जितनी स्पीड से क्लाइमेट चेंज हो रहा है एग्रीकल्चर को वो हिट करता है। देखिए चीजों की कोई बैकग्राउंड होता है, आइसोलेशन में हम बात नहीं कर सकते। नबील कबूल साहब, बिलावल भुट्टो ने ये कहा था फरवरी में इसी साल के, मार्च में वो महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। सर 8 माह गुजर चुके हैं, सारे काम आप लोग कर रहे हैं। आपने एपीसी कर ली, आपने पीडीएम बना ली, आपने लॉन्ग मार्च की प्लानिंग कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। सब्जेक्ट है ये, बताइए सूबे का सब्जेक्ट है, सवाल वो पूछे कैसे मैं वो भी पूछूंगी। बिल्कुल 18वीं तरमीम के बाद उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। एग्रीकल्चर इनका है। तहरीक कहाँ है महंगाई पे सर? पारस, क्या आप समझ रही है जो तहरीक शुरू की है पीडीएम ने, ये इसका सबसे पहला मेन पॉइंट ही यही महंगाई है। नहीं, ये जो हुकूमत इस वक्त नाबालिगों की हुकूमत है, ये नाबालिगों की हुकूमत की सबसे बड़ी कोताही जो है ना वो यही है। ठीक है, सिंध में हमारी हुकूमत है, 3 सूबों में तो इनकी हुकूमत है। आप कहते हैं 18th अमेंडमेंट का, तो जो महंगाई है, अगर वीट गायब है, अगर चीनी गायब है, अगर आपको मार्केट में जो इनकी जो क्वालिटी कंट्रोल वाले जो रेट्स हैं अगर आप उनको देखें तो ये फिक्स फेडरल गवर्नमेंट करती है। लेकिन बात ये है पारस के लोग, अवाम ये चीजें नहीं समझते। देखो इतनी देर में
हमारी दो बहनों ने ये जो बातें कर रही थी, ये पब्लिक को समझ नहीं आती है। पब्लिक सिर्फ यही चाहती है कि ये जो महंगाई है इसको खत्म ना किया जाए, इसको कम किया जाए महंगाई को। अब महंगाई खत्म कैसे होगा? ये जो पिछली हुकूमतों में डाल रहे हैं, तो आपने आकर कौन सा अलादीन का चिराग जो है निकाल कर आपने बोला जी महंगाई खत्म कर दो और महंगाई खत्म हो साहब, एक बात करूं, परेशान है। आपने कहा कि महंगाई हमारा मेन एजेंडा है। सर मेरी मुझे ये बताइए कि आप लोगों का मेन एजेंडा नहीं है ना सर? बैठे दें धरना। आप ये कहें कि जो चीनी है उसकी प्राइस करें 60 से 70 रुपए फी किलो होना चाहिए। जब तक नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। क्या आप लोग ये कर सकते हैं? आप लोग लगे हुए हैं हुकूमत को घर भेजने के चक्कर में। सर हुकूमत को घर इसलिए तो भेज रहे हैं कि ये महंगाई इसी हुकूमत की वजह से है ना, और मसाइल हो जाएंगे। हुकूमत को, और देखे मेरी बात सुने, हुकूमत को क्यों घर भेजना चाह रहे हैं? हुकूमत को इसलिए घर भेजना चाह रहे हैं, हुकूमत की महंगाई, हुकूमत की जिस तरह मैंने कहा कि इमेच्योर पॉलिसीज। एक डेवलपमेंट काम आप बता दें प्रेजेंट हुकूमत कर रही है, एक डेवलपमेंट का काम उल्टा, बल्कि ये जो ऑरेंज ट्रेन को जो है इतने सालों से नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने बनवाया, उसको रोकने की इन्होंने कोशिश की। आखिर जो है उनको जो है वो खोलना पड़ा। बीआरटी को आप देख लें, उसमें क्या करप्शन हुई है। अच्छा। मालम जब्बा में देख लें। बात ये है कि इनकी ये इमेच्योर पॉलिसी की वजह से आज गिलगित बल्दिस्तान में इलेक्शन में जाकर ये क्या मुंह दिखाकर क्या बोल साहब, ये सारी बातें करके आप लोग खुद बरियू जमा हो सकते हैं। सर आप मुझे बताइए, कहा ये भी जा रहा है कि ये गिलगित बल्तिस्तान में जितनी तवज्जो है बिलावल की, जितनी आप पीडीएम के महाज पे तवज्जो है, अगर उसकी 1/4 भी बिलावल सिंध पे तवज्जो दे दें तो सिंध के हालात ठीक हो जाएंगे। कुछ और नहीं तो एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ही अच्छा दे दें कराची को। इलेक्शन हो रहा है इसलिए बिलावल वहां पर है, इलेक्शन हो रहा है इसलिए मरियम वहां पर है। वो इलेक्शन की वजह से वहां पर है। जब इलेक्शन 15 को खत्म हो जाएगा फिर अपने सिंध के अवाम भी उतनी परेशान काम करना है वो करेंगे। वहां भी महंगाई है, वहां कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही। नहीं है। लेकिन हम कहते हो 1100 अरब रुपए कहां गए जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था? वो 1100 अरब रुपए का ऐलान किया था कराची पैकेज, वो कहां गया? लोगों को क्यों बेवकूफ बनाते हैं? प्राइम मिनिस्टर के लेवल का बंदा आकर झूठ बोलता है, आकर कराची में ये कहता है कि मैं 1100 अरब दूंगा, और फिर जब वो पीडीएम के जलसे होते हैं तो वो सुल्तान राय की तरह इस तरह इशारे करता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आप प्राइम मिनिस्टर है तो एक्ट एज प्राइम मिनिस्टर। ठीक। और आपके अपने आगे मैं जाऊंगा, अगर आप गिलगित बल्तिस्तान मैं आते हैं उसके ऊपर भी, मैं क्या हो रहा है वो बताऊंगा। बात ये होती है ना कि हम दूसरे इश्यूज पे निकल जाते हैं, महंगाई रह जाती है। फिर अब जरा मैं उज़मा से पूछ लूं, अगर आप अज़मा कोई जवाब इसका देना चाहें। और अभी ये इन्होंने जलसों की भी बात की है, आपको समझ आ रहा है ये गवर्नमेंट ऑपोजिशन तो जलसे करती है, लेकिन ये हुकूमत जलसे क्यों कर रही है? कल हाफिजाबाद में वजीर आजम ने वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बुनियाद रखी और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने अज़मा उस जिले में एक हॉस्पिटल, एक यूनिवर्सिटी आपने नहीं बनाई। ये आपकी तरजीहात थी? देखिए, पहले तो मैं हाफिजाबाद पे आ जाती हूँ। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल वहाँ मौजूद है। अब वजीर आजम बेचारे को इल्म ही नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। ट्रॉमा सेंटर तक वहाँ मौजूद है, तहसील लेवल पे ट्रॉमा सेंटर वहाँ मौजूद है। दूसरा, ये जो दूसरी जो यूनिवर्सिटी की बात है उसकी ऑलरेडी एहसन इकबाल साहब जो हैं वो मंजूरी दे चुके थे, तो इनको तख्तियों पे तख्तियां लगाने की आदत है। मैं आज चाहती हूँ कि जो आपने अच्छी चीज शुरू की है महंगाई की, उसके बारे में बात की जाए। अब मुझे ये बताइए, आप कह रही हैं कि हमारी को फोकस जो है वो हुकूमत को भेजने पे क्यों है? वो बड़ी रीजन है उसकी, और उसकी रीजन ये है कि ये हुकूमत जब तक रहेगी ये अपनी इनकॉम्पिटेंस से जो है मसाइल क्रिएट करती रहेगी। देखिए, ताखीर से फैसले करना, और जब मार्केट जो है वो डाउन जा रही है तब आप फैसला ना कर पाए और आप सोए रहे, और उसके बाद जब मार्केट ऊपर चली जाए आप जाकर, अब देखिए ना, आखिर इन्हीं के वजीर फूड सिक्योरिटी ने कमल शोजब की मौजूदगी में कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा कि हमें नहीं मालूम लाखों टन गंदम कहां गई। इनके शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बताया कि चीनी जो है वो स्मगल हो गई अफगानिस्तान के अंदर, और उसके बाद आप रशिया से जो ब्राउन गंदम है, जो खाने के काबिल नहीं है, जो जानवरों को दी जाती है, यहां से आप स्मगल कराएं अफगानिस्तान, और वहां से उनको देकर रूस से आप गंदी और काली गंदम हमारे लिए मंगवा के, कहीं तब्दीली आ गई है? क्या गंदम आ नहीं रही? गंदम आ गई है। हमारे वजीर ये नमक छिड़कते हैं हमारे ऊपर। ये इनकॉम्पिटेंट है, इनको टाइमली फैसले करने की इनके पास कैपेसिटी नहीं है, इसलिए ये जब तक रहेंगे ये सिर्फ नुकसान देंगे। सर्कुलर डेट की बात करती हूँ,
सर्कुलर डेट जो है वो आपको याद होगा, इमरान खान साहब ने खुद कहा कि ये हुकूमत जो है ना, ये चूंकि चोर और डाकुओं की हुकूमत है, ये नहीं सर्कुलर डेट खत्म कर सकती, मैं आऊंगा और डबल कर मैंने लाइन लॉसेस भी खत्म कर देने हैं, ठीक है, मैंने चोरियां भी खत्म कर देनी है। और मैं आपको ये देखिए ना, ये 100 दिन से शुरू हुए थे पारस, ये आज की बात नहीं है, 100 दिन से शुरू हुए थे, 2.5 साल होने को आए हैं। अज़मा मेरी बात सुने, जो इंपॉर्टेंट चीज तो मुझे तकलीफ होती है, यकीन मानो, मिलने वाले लोग, एक मिनट मैं सिर्फ एक बात, मिलने वाले लोग छोड़ो, जो आम आदमी गरीब मिलता है ना, मुलाजिम है, जो इन्होंने अद्वियात के साथ किया, बिल्कुल ये तो ठीक है, अद्वियात की कीमत में 600% से ज्यादा इजाफा हुआ है। मुझे ये बताइए, माफियाज जो है उन्होंने, वो चूंकि नहीं थी मार्केट में दवाई, तो दवाई अच्छा, अब दो बातें का फॉर्मूला क्या है? आपने ये कहा कि हमने हुकूमत को इजाफा कर दिया, आपने बताया, बताइए जिस बंदे को इंसुलिन नहीं मिलेगी वो कैसे जिंदा आप ठीक कह रही हैं, ब्लड प्रेशर, ये डायबिटिक, हर दूसरे घर में ये पेशेंट्स इस तरह के मौजूद हैं और मसाइल हैं। आपने कहा इस हुकूमत को हमने घर भेजना है, आप घर भेज देंगे। खान साहब कह रहे हैं कि मैं सड़कों पे लोगों को लेके आ जाऊंगा, ये आवाम ने ये सर्कस ही लगी रहेगी यहाँ पे। आप 90s वाली सियासत करना चाह रहे हैं कि 2-2 सालों के बाद फिर हुकूमतें चली जाएं। हमने कहा है कि एक जो है वो ट्रुथ कमीशन बनाएं और उसमें आकर जो जिन लोगों की बात हम कर रहे हैं या जिन पॉलिसीज की बात हम कर रहे हैं, हमें आके बताया जाए कि जो पनामा का ड्रामा शुरू किया था आपने, जिसके ऊपर 2 जजमेंट्स जो मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में आई है, एक पे सफा नंबर 171 बशीर साहब कहते हैं कि कोई करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं थी। मैं बाहर ही हूं ना, वो कह रहे हैं कि हमारे कारकर्दगी ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं इस कारकर्दगी पे हम अगला इलेक्शन आपको जीत कर दिखाएंगे, हम दोबारा आएंगे, उनके जलसों में लोग देखें आ रहे हैं। इस्लामाबाद वो जैसे आए हैं, मैंने वो लगाई है, पता नहीं आप तक फुटेजेस पहुंची है कि नहीं, वो वहां के जो तजुर्बे की बुनियाद पे बताया, उनके वालिद साहब सहाफियों से भी 100 बंदे की अपील कर रहे थे, 100 बंदा सहाफी दे दे मुझे, तो ये तो आप रहने दें। और वो दूसरों को बिरयानी की और उसकी बातें करने वाले ना, उनके ट्रक देखे आपने, बड़ी 2 अहम बातें की हैं। मेरी गुजारिश ये है कि अब ये बताइए, आखिरी बात जो मुझे करनी है, इमरान खान साहब हाफिजाबाद में सवात में जलसा करें जी, कोई मसला नहीं। हम अगर कल पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठे हों, क्योंकि इमरान नजीर को गिरफ्तार किया गया है, मुझ पे 9वीं FIR काट दी गई है, मैं कोरोना फैला रही थी वहां पे, मैं चंद लोगों के साथ कोरोना फैला रही थी। इमरान खान साहब सवात में हाफिजाबाद में जलसे करें, कुछ नहीं हो रहा, ये वायलेट कर रहे हैं, खुद बजाय कि इनको रोकना चाहिए। लेकिन कवल, अब 2 बातें, एक तो जो एक ऑपोजिशन की बात कर रही है कि आप लोग डिसीजंस लेट लेते हैं जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, तो ये डिसीजंस लेने में क्यों ताखीर हो रही है? और दूसरा, जलसे देखिए ऑपोजिशन करती है, हमें समझ आता है, लेकिन गवर्नमेंट जलसे कर रही है क्यों? और आप किसके खिलाफ जलसे कर रहे हैं? क्या डर लग रहा है आपको, खौफ में कर रहे हैं आपके? अच्छा, आप मुझे टाइम दीजिएगा ताकि मैं जवाब दे सकूं। पहले नबील गबोल साहब को थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दूं। देखिए जी, जो ये फेडरल का आप उन्हें बता रही थी, तो सिंध की अपनी एक 18वीं तरमीम के बाद उनकी अपनी एक हदूद है और उसमें महंगाई कंट्रोल करना इनकी जिम्मेदारी है, उसमें प्रोडक्शन भी इनकी जिम्मेदारी है। और गंदम की जो सप्लाई थी या जो प्रोक्योरमेंट थी, वो 21 अक्टूबर तक इन्होंने की नहीं, रिलीज नहीं की इन्होंने। 1650 की शॉर्टेज वहां पे क्रिएट की पहले, और गंदम सिंध में महंगी हुई जिसकी वजह से पंजाब से सारी स्मगल होकर वहां जाना शुरू होगी। तो देखें, ये 2 बड़े सूबे हैं जो प्रोडक्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि डॉलर की प्राइस महंगी है, पेट्रोल की प्राइस महंगी है, ऊपर से ही जब ये चीजें ठीक नहीं होंगी तो नीचे हमें प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से हम नहीं कर सके ये काम जो भी प्रोडक्शन में जिस वक्त इनके पास आ गई, इन्होंने प्रोक्योरमेंट नहीं की और वो इनके शहरों के, मेन शहरों के बाहर पड़ी हुई गंदम सड़ती रही। वहां कभी 21 करोड़ की गंदम चूहे खा गई, 28 अरब की गंदम वैसे जलील कर दी। तो देखें, ये इस तरह डिमांड सप्लाई की शॉर्टेज जब आप क्रिएट करेंगे तो उस तरह से ये चीजें खराब होंगी। और ये सब कुछ मैं यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, जान के ये डिलिबरेटली कर रही हैं ताकि पूरे मुल्क की गंदम इस तरफ जाके अट्रैक्ट हो और वहां से ये सारा तमाशा होता है। ये अपने हिस्से का काम करें। और जहां तक इन्होंने नाबालिग हुकूमत की बात की, तो प्लीज, हमारे चेयरमैन ने ना वो पर्ची पे आए हैं, वो सने बलूगत को 40 साल की उम्र के बाद से 23 साल उन्होंने आगे पूरी मेहनत करके वो आए हैं। वो पर्ची वाले 1 साल वाले नहीं है। जलसा नहीं था, जलसा नहीं था जी। फिर आपने खुद ही बताया यूनिवर्सिटी की और DHQ छोटी सी तकरीब कर लेते आप। छोटी सी तकरीब तो फिर जब वज़ीर आज़म आ रहे हैं, आप वो बंदों के उसमें कंट्रोल नहीं होता। कभी हाफिजाबाद में और यकीनन आगे भी आप करेंगे। डर लग रहा है कि इन्होंने मोबिलाइज किया और आपने भी लोगों को मोबिलाइज करना है। पाकिस्तान के चोरों से डर लगना है, पाकिस्तान के कन्विक्टेड क्रिमिनल से डर लगना है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सजा याफ्ता बनाया, जो यहाँ से मफरूर हुए, बीमारी का बहाना बना के गए, ये चीख चीख के रो रो के हल्का लोगों को जमा कर रहे हैं, वो वहां से चले गए।
जिस तरह जमा कर रहे हैं वो देखें, मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे बहुत खुशी होती है जब इनके जलसों में लोग आते हैं। कम से कम कोई ना कोई रिकवरी हो रही है। जो अवामी का पैसा है ना, थोड़ा बहुत चलो 500-1000 रुपए पे रिकवरी हो जाती है एटलीस्ट। जहां तक बात आपने की कि लेट डिसीजंस, देखिए लेट डिसीजंस नहीं है। जो इन्होंने जिस किस्म के लोगों को पाला हुआ, चाहे वो माफियाज में हो, चाहे वो ताजरों में से होर्डिंग करवाते हो। देखें, आपको शायद पता होगा, संडे हो या मंडे खाओ रोज 2 अंडे। पंजाब की पोल्ट्री किसके कंट्रोल में है? कौन मुर्गी की सप्लाई और मुर्गी की रेट कौन निकालता था? मोहतरम हमजा शहबाज शरीफ। वो पिछले 1.5 साल से जेल में। जी, वो बेशक जेल में, उनका काम तो चल रहा है ना। 10 भैंसों से शहबाज शरीफ ने इतना यहाँ पे पैसा नहीं कमाया कि जी मैंने इतना अरबों खरबों रुपया 10 भैंसों से कमा लिया। ये आपको पता है शेड फार्मिंग इन्होंने की। पंजाब में आप जाएं, तूलो अर्ज में तमाम पोल्ट्री खत्म की गई। खान साहब ने कहा था सबको मुर्गियां पालो, आपकी बात नहीं सुनी, पाल लेते सब मुर्गियां। अंडों का भी मसला नहीं है, वो बिल्कुल कर रहे हैं, वो चल रहा है। मैं आपको यही बता रही हूँ पारस, ये वन साइडेड है। टाइम कम है, देखिए वन साइडेड है। चोर डाकुओं की आप लोग बात करते हैं, तो चोर डाकू की बात हम नहीं करते। अभी भी किया आपने। चोर डाकू की बात सुप्रीम कोर्ट करती है। पनामा का ड्रामा पाकिस्तान में नहीं हुआ। पनामा के पेपर्स आए तो वो देख लें। ये कहती थी रिकवरी होगी, ये भी कहती थी, नहीं मेरी एक मिनट है, 1 सेकंड। ये फरमाते थे कि वो जहांगीर तरीन भाग गया। जहांगीर तरीन खुद वापस आए, अभी तक किसी अदालत ने उन्हें बुलाया हुआ नहीं है। नहीं, FIA 3 दफा बुला चुकी थी, फिर आ गए ना वापस। लेकिन काफी टाइम FIA ने वापस बुलाया ना, वो आए हैं। अब जरा देखते हैं कि वो बुज़दिल जो भागा हुआ है बाहर, जो यहाँ से इलाज कराने, और पाकिस्तान के पंजाब के अस्पताल इन्होंने बड़े अच्छे बनाए। आप 1 सेकंड, उन अस्पतालों में नवाज शरीफ और उसकी फैमिली का इलाज नहीं होता। हम अपने जो बनाए हुए अस्पताल है उनमें अपना इलाज कराएंगे गारंटी के साथ। इस पे आपका कमेंट चाहिए। ये जो जहांगीर तरीन वापस आए हैं तो अंदर की खबर क्या है? कोई यकीन दहानी पे आए हैं? कोई खान साहब को दोबारा जरूरत पड़ गई है सर, या फिर अपने केस और एहतसाब को फेस करने आए हैं? मैं समझता हूं जहांगीर तरीन अंदर की खबरें होती हैं इनके पास। भाई ये तो कहते हैं चार्जशीट थी कि जी जेकेटी भाग गए हैं। जी, आप उनको अप्रिशिएट करें, वो वापस आए हैं फेस करने के लिए। अब तो बताएं आप खबर, वो कह रही हैं इनके पास नहीं होती। आप उन्हें भी बुलाएं जो बाकी भगोड़े हैं। वैसे आपने मेरे साथ वैसे जुल्म किया आपने पारस के, मतलब आप 3 बहनों में मुझे आपने बिठा दिया। प्लीज बात कीजिए। और मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिलता है जी। और इधर मुझे मच्छर भी काट रहे हैं। वैसे मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बात ये बुला देती है। कंवल शहज़ब का ये बड़ा मजेदार बात है कि ये किसी को बात करने देती नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूंगा जहांगीर तरीन आए हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के रिक्वेस्ट पर। अब आप समझे कि उससे रिक्वेस्ट किससे किया होगा। प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट किया कि ये मेरा दोस्त है, इसकी जरूरत है, मुझको आने दिया जाए। उसको आने दिया गया और इज नाउ अनटचेबल। ठीक है ना, जहांगीर तरीन इज अनटचेबल। बाकी ऑपोजिशन वाले सब रगड़े में जाएंगे, जेल भी जाएंगे, उनके साथ जो होना है वो होगा, लेकिन जहांगीर तरीन अनटचेबल। अच्छा, क्या खान साहब को क्या काम पड़ गया उनको? इतना तो बता दें, क्या आपने भी पहलियां छोड़ देते हैं, आप बता भी देते हैं साथ साथ, क्या काम है खान साहब कुछ क्यों रिक्वेस्ट की? देखें, खान साहब को, खान साहब सियासी शख्स तो है नहीं। खान साहब के जो दिल में होता है वो मुंह पे बोल देते हैं, उससे काम खराब हो जाता है। खान साहब को सियासी जो शख्सियत जिसने इस वजीर आजम के कुर्सी में बैठने में अहम किरदार अदा किया वो जहांगीर तरीन था। बिल्कुल। तो अब जहांगीर तरीन को इसलिए बुलाया गया क्योंकि खान साहब की कुर्सी जो है वो हिल रही है। अच्छा। उसको बचाने के लिए बुलाया गया। तो वो बातों में आ जाएंगे दोबारा खान साहब की, वो बचा लेंगे कुर्सी जहांगीर तरीन? तो खान साहब की कौन सी उनकी लड़ाई है? खान साहब की उनकी कोई लड़ाई नहीं है। नहीं, लेकिन उनकी हुकूमत में और जहांगीर तरीन की कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन उनकी हुकूमत में हुआ क्या जहांगीर तरीन के साथ? पहले भी दोस्त थे, आज भी दोस्त है। नहीं, जो कुछ हुआ वो कुछ महीने के सेटल हो गया ना, बंदा आ गया वापस। ठीक। अच्छा, गबोल साहब वापस आएगा, उसके साथ क्या होगा? गबोल साहब, मैं ब्रेक ले लूं, फिर ब्रेक के बाद आपसे ही बात शुरू करती हूँ। लेते हैं ब्रेक। अच्छा असमा, बात मैं जहांगीर तरीन साहब की कर रही थी और नबील गबोल साहब से ही बात करूंगी, लेकिन सिर्फ एक शॉर्ट कमेंट आपने देना है जहांगीर तरीन के ऊपर। जब वो गए आपने कहा NRO दे दिया, अब वो आ गए तो फिर आप कह रहे हैं NRO दे दिया, ये क्या है?
पूरी खबर तो आपको पता नहीं गबोल साहब ने बता तो दी है कि वो अनटचेबल हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस्मान बुज़दार साहब अनटचेबल हैं। आपको याद है कुछ अर्सा पहले उन पे शराब लाइसेंस से केस चला था, वो 2 पेशियों के बाद वो भी वैसे ही गायब हो गए जैसे हेलीकॉप्टर केस इमरान खान का गायब हो गया। और आटा और चीनी जो है उसके ऊपर याद होना चाहिए, फरवरी में भी नैब जो है वो जो बहुत अच्छा एहतसाब करती है वो नोटिस ले चुकी थी, और उस नोटिस के बाद आज तक क्या हुआ इसके बारे में आप बता दें, अगर आपको कोई इल्म हो तो। मुझे तो कोई इल्म नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। सो ये जो कुछ हो रहा है ना इस मुल्क के अंदर, जो ये विच हंटिंग ये कर रहे हैं, हम वो बुज़दिल खान नहीं हैं जो दीवारें फलांग के भाग जाएंगे, मैदान में मौजूद हैं। जो जिसने करना है वो मैदान में लगा हुआ है, कर सकते थे। अब आजकल शहबाज शरीफ साहब के साथ जेल में जो हो रहा है, एक मिनट बीबी मियां साहब आ जाए ना तो ये बात आपकी प्रूव हो जाएगी कि आजकल शहबाज शरीफ साहब के साथ मियां साहब आ जाए तो प्रूव हो जाएगा जो आप कह रही हैं। वो कह रहे हैं मैदान लंदन में लगाया हुआ है। हम इनके इंतकाम का और बुक्स का निशाना तो उन्हें बंदे देंगे। एक उनकी सजा सस्पेंडेड है, पारस ये ध्यान रखा करेंगे सवाल करने से पहले। एक सजा सस्पेंडेड है मेरिट के ऊपर, दूसरी सजा जो है उसके ऊपर अरशद मलिक साहब फारिग हो चुके हैं। अरशद मलिक साहब को खुद आला जुडिशरी फारिग कर चुकी है। मैंने शॉर्ट कमेंट आपका मांगा था, उनकी जजमेंट अभी भी मौजूद है, उसके ऊपर हम मुझे जहन में ये भी है कि बुक्स का निशाना बनने के लिए 8 हफ्ते का कह के गए थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे ना, 8 हफ्ते का साथ इलाज करा के आ जाऊंगा। उनकी तबीयत खराब हुई ना, जेल में से रोती हुई तस्वीरें किसकी देखी थी? वो मुशर्रफ से भी डील करके गए थे, मानते नहीं। ओके चलिए फिर गबोल साहब फिर शिकायत करेंगे, उन्हें पूरा टाइम देने दें। नबील गबोल साहब, इस वक्त गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खुश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम से अलहदा हो जाएगी। तो सर ये मियां साहब के बयानिए के साथ आप लोग कितना अरसे तक और चल सकते हैं? हाँ इख्तिलाफ नहीं है लेकिन आपको रिजर्वेशंस तो जरूर हैं। जब से बिलावल का इंटरव्यू आया है आपकी पार्टी में भी एक डिवाइड नजर आ रहा है, आधे लोग क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं बिलावल की इंटरव्यू की और आधे नून लीग को तनकीद कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हमारे कोई नून लीग से और पीडीएम में को मजबूत रखने की हमारी जो है पहले दिन से तय किया, और हम राजा परवेज अशरफ को सुने और मौला बख्श चांडियों को सुने। राजा परवेज अशरफ ने हम पीडीएम को हर सूरत में मजबूत रखेंगे, और ये कोशिश की जा रही है कि पीएमएल नून को और पीपल्स पार्टी में दरारें पैदा हो और अलग हो जाए। लेकिन मरियम नवाज ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है कि उनको कोई इशू नहीं है बिलावल के स्टेटमेंट पे, और बिलावल ने भी जो स्टेटमेंट दिया अगर उसको आप सही तरीके से उसको समझे तो उन्होंने यही कहा कि जो नवाज शरीफ का अपना जाती एक उन्होंने एक बयान दिया है, लेकिन सबूत का भी इंतजार करने का कहा उन्होंने। कहा और आज मौलाना सबूत का देखे ना, और आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये बात की है, शायद आपने वो देखा है नहीं देखा है, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी यही बात की है जी, जो मीटिंग कि वो नवाज शरीफ की जाती बयान है, पीडीएम में उसको जो है ना सर। लेकिन बात ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मियां साहब का बयानिया है उससे एक तासुर यही है कि आप दूर रहना चाह रहे हैं, तो कोई मुफाहिमत हो रही है या हो सकती है या कोई दरवाजे खुले आपने रखने हैं। 2 कदम आप पीडीएम में इनसे पीछे ही नजर आ रहे हैं, और बिलावल के इंटरव्यू पे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ये तो कोई पेशकश तस्वर की जा रही है मुफाहिमत के हवाले से। मुझे एक चीज आप बताएं कि इस वक्त मुल्क के अंदर अगर आप लीडरशिप देखेंगे तो लीडरशिप में अगर आपको नजर आएगा तो सिर्फ 2 ऐसे शख्सियत हैं जो कि पब्लिक में है, एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और एक मरियम नवाज साहिबा। ये दोनों पब्लिक में, इनकी पब्लिक गैदरिंग देखें, फ्यूचर इन्हीं का है, फ्यूचर इन्हीं का है, या बिलावल होगा या मरियम का जो भी होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये 2 बड़ी पार्टी है, बाकी सारे जो है ना पार्टी जमातें जितनी भी हैं, ये जो अभी आपको नजर आ रहे हैं हुकूमत में, ये सारे टिकटॉक कंपनी वाली जमातें हैं। इसलिए आप ज्यादा मैं ये समझता हूँ कि जो फ्यूचर है जी ठीक है सर, आप अपनी बाकी जमातों को वो कह रहे हैं आप ज्यादा खुश ना हो गवर्नमेंट, हम एक हैं, एक प्लेटफॉर्म पे ही हम इकट्ठे रहेंगे। और आज मौलाना साहब ने भी जो बाद में इनकी मीटिंग हुई उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है, नाम लिया जा सकता है। देखिए जी, पीडीएम का मतलब इन्होंने पूरा एक इन्होंने सदर बनाया, फिर सेक्रेटरी जनरल बनाया, फिर आगे पूरी इन्होंने एक बॉडी बनाई। फिर उसके प्लेटफॉर्म से जिस वक्त तकरीरें करवाई जाती हैं तो वो जाती बयानात के लिए प्लेटफॉर्म पीडीएम का क्यों इस्तेमाल होता है? दूसरी बात ये है कि एक टाइम पे कोई बयान नहीं है, फिर उसके बाद इनके जो स्पोक्स पर्सन आते हैं वो कहते हैं जी वो तो हर पार्टी का हमारा अपना अपना मौकफ भी है। अपना अपना मौकफ देना तो फिर पीडीएम बनाने की क्या जरूरत थी? टिकटॉक की जमातें ने ठीक कहा है, 2 जमातों को छोड़ के बाकी 9 को ये टिकटॉक की जमातें कह रहे हैं, और जिनको इन्होंने सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ है, जिसको सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल करते हैं JUIF को, क्योंकि वो रेंट अ क्राउड के लिए इनको चाहिए होती है या रेंट अ कंटेनर के लिए चाहिए होती है। आपकी जो और उनके भी होती नजर नहीं आ रही। उनके भी जो मौलाना हाफिज हुसैन अहमद साहब है, उन्होंने भी
क्योंकि नवाज शरीफ का बयान है एंटी स्टेट बयानिया है, लपेट के मीठे लिफाफे में डाल के बिलावल भी वही बातें करते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं करते हैं। तो ये जो एक मिनट, अब मुझे मेरी बात का जवाब देने दे, मैंने दोनों की पूरी बात सुनी, उस्मा ने भी अपनी बात की, मुझे अब जवाब देने दे। 11 पे रहते हैं नहीं, देखें 11 जमातों की जो ये अनहोली अलायंस है, हर एक का अपना अपना है और हर एक स्टेज पे कोई ना कोई ऐसी फुलझड़ी छोड़ता है जो पाकिस्तान की पब्लिक के लिए अनबेरेबल है। आपने पता क्या बात इसके ऊपर अगर ये ज्यादा देर चल गए तो आज मैं आपके सामने आज की डेट टाइम नोट कर लीजिएगा। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि ये बहुत अरसे तक आपने अभी नहीं चल सकते और हमें खुश होने की जरूरत इसलिए भी नहीं है, मसला नहीं है हमारे लिए, जब तक मरियम पब्लिक में मौजूद हैं तो घर का बेदी लंका ढाने के लिए काफी है। अच्छा उस्मा, अभी एक उनके वालिद साहब, एक उनकी बेटी साहिबा काफी है इस मुल्क के लिए, बहुत है। अवाम के सेंटिमेंट्स बयानिया है आप लोगों का, ये गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है और ये बयानिया वाकई कुछ ज्यादा भारी साबित तो नहीं हो रहा। आप देखें कल बलोचिस्तान में भी पूरी नून लीग की छुट्टी हो गई, वो छोड़ गई पार्टी सारे लोग। और पंजाब में भी अगर बलोच इनके सीनियर अगर पंजाब में भी ऐसे ही हो जाता है फिर आप लोग क्या करेंगे? सनाउल्लाह ज़हरी साहब पंजाब से भी छूट गए हैं बहुत सारे। जी अब जवाब नहीं, आप इन्होंने बात कर ली, आप इनको खामोश कराइए पारस, ये कोई तरीका नहीं। आप बात कीजिए, इनकी बात में हम नहीं बोलते हैं तो इनको भी थोड़ा सा सब अपनी टर्न पे बात करना चाहिए। जब बयानिया बड़ा हो तो कुर्बानी भी बड़ी देनी पड़ती है और उसके लिए हम तैयार हैं। और पहले दिन मियां साहब ने कहा था कि जो बुज़दिल है वो घर बैठ जाए और जो हिम्मत कर सकता है, हमने पाकिस्तान के आइन को उसकी असल स्पिरिट में बहाल करने का अज़म किया है और उसको ये एंटी स्टैब्लिशमेंट जो मर्जी कह लें, अगर वोट को इज्जत दो, एंटी स्टैब्लिशमेंट है, इनकी मर्जी है। अगर जिसका जो हुकूमत बने उसके अंदर सियासी दूसरे लोगों की जिनकी सियासत से लेना देना नहीं है वो मुदाखलत ना करें, ये अगर आइन से बाहर है तो ये कहते रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर ये जो है वो एंटी स्टैब्लिशमेंट है कि हर इदारे का एक एहतराम है, उसकी एक बाउंड्री है, उसके अंदर उसको जो है वो अपना काम करना चाहिए और छोड़ के जा रहे हैं वो सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। क्या करेंगे? ये एंटी स्टैब्लिशमेंट है, एंटी स्टेट छोड़ जाए, जितने जाना चाहते हैं शौक से चला जाए। आज यार मोहम्मद रिंद साहब जो पीटीआई के सदर हैं बलोचिस्तान के, आज वो लाहौर आए हुए थे। आज उन्होंने भी कहा कि ज़हरी साहब जो है वो मैंगल साहब का कबायली उनके प्रॉब्लम है, वो इसलिए नहीं है। और मैं कोयटा में मौजूद थी, मेरे सामने सब कुछ हुआ। अब ये ना करें। देखिए अभी जो गिलगित बल्तिस्तान में भी हमारे जो इन्होंने 9 कैंडिडेट तोड़े हैं, अगर ये बाज ना आए तो फिर हमें वो नाम लेने पड़ेंगे। हमें बताना पड़ेगा कि उनको कैसे तोड़ा गया, उनको कहां बुलाया गया, कहां कहा गया। ये बातें आपको क्यों याद आती हैं? भी ये अफोर्ड नहीं करते। आपको ये बातें उस वक्त क्यों याद आती हैं? दूर रहना चाहिए। जब आपके लोग पार्टी को छोड़कर जाते हैं, ये फलसफा उस वक्त कहां होता है जब आप दूसरी पार्टी के लोटों को कबूल कर रहे होते हैं ना, तभी कहना पड़ता है। आपका प्रिंसिपल स्टैंड है। नहीं, मुझे इल्हाम हो जाएगा पारस, मुझे इल्हाम तो नहीं होगा ना जब मेरे कैंडिडेट जाएंगे, जब हमें पता चलेगा कि उनको क्या क्या कहा जा रहा है तो तभी बात करूंगी ना। उससे पहले मैं इमरान खान तो हूं नहीं कि जो मर्जी कान में कह दे मैं बोल दूंगा। नहीं, अगर एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि ना हमने किसी लोटे को लेना है, 35 पंक्चर और कहां से बात शुरू, लंबी लिस्ट है आपके पास, सिर्फ ये बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं तो लेना लिया? सिकंदर हयात बोसन को क्यों लिया? खुसरो बख्तियार लोटे बनकर आए आपके पास। उमर अयूब को क्यों लिया आपने? काफलीक तोड़ी थी पूरी ना। हाँ, पूरी काफलीक तोड़ी। मैं कह तो रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ। और ये अब जो है ये मियां साहब ने भी और मरियम साहबा ने भी इसको कैटेगोरिकली कहा है कि सिर्फ हम नहीं कि लोटों का घर का घेराव करो, कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये फैसला करना चाहिए जो आज हमारे नहीं है ना, वो कल इनके भी नहीं होंगे। ये बात इनको ज़हन में रखनी चाहिए। सारी पीटीआई जो है वो मुख्तलिफ जमातों से, देखिए हुकूमत के अंदर जो है वो आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती, पार्टी बदल लेना और बात है। मेरे पास वो बयानात भी मौजूद हैं जिसमें आप मियां साहब को रॉक एजेंट कहती रही हैं। कवल छांगा मांगा के आप ताने होने देते हैं, खुद मंडी लगा लिया। अज़मा की अपनी स्टेटमेंट है, मियां साहब को रॉक एजेंट कहती रही है। ये कैसी बातें कर रही है? ये कौन सा भाषण यहाँ बैठ के सियासत के दे रही है? ये अगर दूसरों पे इल्जाम उठाएंगी तो 5 उंगलियों में से एक इनकी अपनी तरफ जाती है। चलें, टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। गबोल साहब से आखिरी कमेंट। बात करो बीबी गबोल साहब, मैंने पार्टी के बहुत नुकसान किया, हमसायों की जमीन पे बिल्कुल ठीक है। अच्छा उस्मा, टैक्स देना टाइम थोड़ा सा रह गया, आप अपनी जेब में रखें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं वही बात कर रही हूँ, छांगा मांगा का अगर आप इल्जाम लगा रहे थे ना तो आपने खुद ही मंडी लगा ली है। फिर ये तो कोई बात नहीं हुई ना, अगर आप दूसरों को इस पे क्रिटिसाइज करते हैं तो। गबोल साहब, आप भाषण पसंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनका ये जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट और जिस किस्म के वोट को इज्जत दो और आइन की बातें इनके मुंह से अच्छी ठीक है। गबोल साहब जरा
आखिरी इस कमेंट मुल्क कर दें में अगर इस बात जमहूरियत पे। का जनाजा किसी ने निकाला किसी जमात ने तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमात है। तो मैं आप बुलाएंगे तो मैं अच्छा मैं आपको नहीं मैं आपको टाइम दे रही हूँ, मेरी बात सुने। गबोल साहब, वजीर आजम इमरान खान ने माशाल्लाह की बात की है अपने जलसे के अंदर, वो ये बात क्यों कर रहे हैं? क्या कोई इस तरह के हालात आपको नजर आ रहे हैं? सर ये छोटी बात नहीं है। अब आप असल बात पर आई हैं जी। वहाँ नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था उस पर क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है। क्या एक प्राइम मिनिस्टर को अपने सिपा सालार के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए कि ऑपोजिशन कूल आना चाह रही है, फौज के अंदर दरारें पैदा करना चाह रही है? ये मतलब कैसी स्टेटमेंट है एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से? और दूसरा, इसी हवाले से मैं बात करूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कह रहा हूं अपने वजीरों को लगाम दे। ये जो उसका गंडापुर वजीर है ना, जो वहां पर जलसे करके जो बातें करता है, पता नहीं ऐसा लगता है कि होश में नहीं है और मवालियों की तरह बातें करता है। जो मरियम के लिए उससे बात की, जो बिलावल के लिए बात की, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं ये बर्दाश्त नहीं होगा। और फिर ऐसे वजीरों का पब्लिक घेराव करेगी और ऐसे वजीरों के साथ जो होगा फिर आप लोग देखेंगे। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि इनको मत सिखाएं। प्राइम मिनिस्टर सिखाता है, उसकी आदत है। मैं जानता हूं इमरान खान मेरा पुराना दोस्त है, मैं जानता हूं वो सिखाता है कि जाओ इसको गालियां देकर आओ। साहब उसको लगाम दे अपने वजीर। इस वक्त जो हालात है, देखें आग लगी हुई है, आपके ख्याल में इसमें तेल डालने की जरूरत है या फिर कोई आगे बढ़ के किसी को पानी भी डालना चाहिए इसके ऊपर? और वो ब्रिज का किरदार कौन अदा कर सकता है? ये जो सियासी लड़ाई से फायदा किसी को नहीं होना सर। जिन्होंने इनको लेकर आए हैं वही ब्रिज का किरदार अदा करें। कौन लाए? वही जान छुड़ाएं और अपने आप को क्लीन कर दे, अपने आप को साफ कर दे। और वो सेलेक्टर्स अपने आप को क्लीन करें, सारा मलबा उन पे पड़ रहा है ये सिलेक्टेड हुकूमत की। मैं साफ बात करूंगा। शेख रशीद अपने आप को बचा रहा है ना, शेख रशीद अपने आप को पीछे कर रहा है ना आस्ते आस्ते। आप देख रही हैं उनका स्टेटमेंट, आप समझ रही हैं शेख रशीद का स्टेटमेंट। वो रावलपिंडी के गेट नंबर 6 के पास रहता है, उसको पता है क्या होने जा रहा है। वो आस्ते आस्ते अपने आप को पीछे कर रहा है। कवल दो बातें लेकिन जल्दी से जवाब देना है, टाइम खत्म हो गया। एक तो जो अली अमीन गंडापुर की गबोल साहब ने भी बात की है, आप उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसकी मजम्मत करती हैं? मैं बिलावल साहब जो वज़ीर आज़म की वाइफ के बारे में बातें करते हैं और पीडीएम के बड़े बड़े जो नामवर सियासतदान, बड़े अपने आप को तमीज़दार, तंजीम, बड़े तहजीब वाले, और उस खातून के बारे में जो ना पब्लिक फोरम पे आती है ना किसी जलसे में खड़ी होती है, मैं बिल्कुल मजम्मत करती हूँ। लेकिन मैं बिलावल की भी मजम्मत करूंगी कि जब वो जादू टोने और इस किस्म की बातें करते हैं तो इनको जाके उसको भी तमीज सिखानी चाहिए। हो सकते हैं कोई डायलॉग का नेशनल डायलॉग बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन एनआरओ प्लस के बगैर। एनआरओ को छोड़े ना, बाकी बात ही कर ही तो मांगते लेकर आ गए तो फिर मुश्किल में पड़ेगी हुकूमत। अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड बाय पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन कंबाइंड के सब कुछ खत्म कर दो, हमें माफी दे दो, खुलेआम छुट्टी दे दो और बाहर कर दो। वो नहीं हो सकता, डायलॉग नहीं हो सकता। चोर डाकू हमने नहीं कहा, चोर डाकू इनके अपने बनाए हुए मुकदमा है। नबील खुर्शीद शाह साहब पे चौधरी निसार साहब ने 2015 में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।